Hello students, how are you all? Today we will continue with the part 2 in history, chapter number 3, and today we will take the topic the Monroe system. यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो द मुनरो सिस्टम, ये कोई सिस्टम नहीं है, इट इज़ द नेम ऑफ द पर्सन। यहाँ पर आप ये फ़ोटो देख सकते हो, ये थॉमस मुनरो नाम है इनका, एंड ही वाज द गवर्नर ऑफ मद्रास फ्रॉम 1819 टू 1826। तो इसने ये मतलब पूरी सिस्टम को डेवलप किया था। तो देखते हैं अब इसके अंदर क्या लिखा है। द मुनरो सिस्टम इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वाज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। तो जो ब्रिटिश टेरिटरीज जो परमानेंट सेटलमेंट लाई थी, तो साउथ का जो पूरा रीजन है वहाँ से मतलब ये पूरा परमानेंट सेटलमेंट थोड़ा गायब हो गया था। उसके बाद द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइज्ड केम टू बी नोन एज द रयोतवार और रयोतवारी। तो उसके बाद एक नई सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट लाई थी जिसका नाम था रयोतवार, और हम उसको कह सकते हैं रयोतवारी। इट वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। तो रयोतवार जो है उसको एक मतलब कैप्टन अलेक्जेंडर रीड नाम की एक बंदा था जिसने ये रयोतवार सिस्टम है वो एकदम पहले स्मॉल स्केल से शुरू किया था इन सम एरियाज़ दैट वर टेकन ओवर बाय द कंपनी आफ्टर द वॉर्स विथ टीपू सुल्तान। तो जब टीपू सुल्तान के साथ वॉर हुआ तो जब टीपू सुल्तान मतलब वॉर में हार गए थे, तो कंपनी ने उनके अंडर में जो क्या कहते हैं एरियाज़ आते थे, जो कॉलोनीज़ आती थी, उनके अंदर ये रयोतवार सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दी थी। एंड सब्सिक्वेंटली डेवलप थॉमस मुनरो, और उसके बाद आए थे थॉमस मुनरो। उन्होंने ये सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस लाए थे, कुछ मॉडिफिकेशन किया था। उसके बाद थॉमस मुनरो ने ये पूरी सिस्टम लाए थे। दिस सिस्टम वॉज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया, और ये जो सिस्टम है वो फिर पूरे साउथ इंडिया में लगाई गई थी। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन कैप्टन अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो। तो पहले जो बात आती है वो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड की थी, जिसने ये जो रयोतवार सिस्टम है वो मतलब स्मॉल स्केल से शुरू किया था। उसके बाद जो थॉमस मुनरो आया उसने उसको फिर से पूरा मॉडिफाई किया, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया था। So remember this thing. Then after, Reed and Munro felt that in South there were no traditional जमींदार। तो अब रीड और मुनरो ने देखा कि जो साउथ का जो रीजन है वहाँ पर कोई ज़मींदार नहीं है, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि जो कंपनी थी वो मतलब ज़मींदार्स को उन्होंने कहा हुआ था ज़मींदार्स को भाई कि आप मतलब हमें टैक्स और रेवेन्यू कलेक्ट करके आप कंपनी को जमा करवाओगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर साउथ रीजन में तो कोई ज़मींदार था नहीं। तो जो सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर्स और रायोट्स हु हैड टिल्ड द लैंड फॉर जनरेशंस। तो ये कंपनी ने क्या किया कि उन्होंने जो है वो सीधे कल्टीवेटर्स को ही कह दिया कि भाई आपका जो भी मतलब लैंड है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको हमें ये टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ पर कल्टीवेटर्स को यहाँ पर कहा गया है रायोट्स। Their fields had to be carefully and separately surveyed before the revenue। और रेवेन्यू कलेक्ट करने से पहले उनकी जो लैंड होती थी उनको मतलब पहले मतलब अच्छी तरह से सर्वे किया जाता था, राइट। असेसमेंट वाज मेड। मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश शुड एक्ट एज पैटर्नल फादर फिगर्स प्रोटेक्टिंग द रायोट्स अंडर द चार्ज। तो यहाँ पर क्या था कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो मतलब पहले जो कल्टीवेटर्स होते थे उनके लैंड पर जाते थे, उनके लैंड का पूरा असेसमेंट करते थे, और असेसमेंट करने के बाद ये तय होता था कि जिसकी ज़्यादा ज़मीन होगी उनको ज़्यादा रेवेन्यू पे करना होगा, और अगर जिसकी कम ज़मीन है, जिसकी कम लैंड है, उनको कम रेवेन्यू पे करना होगा। बट ये मतलब इतना अच्छा नहीं रहा था इनके लिए रायोतवार सिस्टम। और हाँ, वन मोर थिंग, यहाँ पर जो है कल्टीवेटर्स को यहाँ पर रायोट्स कहा गया है, इसीलिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है रयोतवारी, सॉरी ये रहा, ठीक है। द न्यू सिस्टम, उसके बाद एक जो नई सिस्टम आई थी दैट वाज डिवाइज्ड केम टू बी नोन एज द रयोतवार और रयोतवारी सिस्टम, जहाँ पर जो कल्टीवेटर है वो खुद यहाँ पर वो टैक्स और रेवेन्यू पे करते थे कंपनी को। ऑल वॉज नॉट वेल, मतलब जो कुछ हुआ, जो नई सिस्टम है वो भी मतलब इतनी अच्छी नहीं चली। विदिन अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द न्यू सिस्टम वेयर इम्पोज्ड इट वॉज क्लियर दैट ऑल वॉज नॉट वेल विद दैम। तो जैसे ये नई सिस्टम तो आ गई,
लेकिन मतलब कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, क्योंकि जो कंपनी वॉज एक्सपेक्टिंग मच मोर रेवेन्यू एंड टैक्सेस फ्रॉम द कल्टिवेटर्स, बट दे वर नॉट हैप्पी विद द रेवेन्यू, क्योंकि उनको ज़्यादा मतलब रेवेन्यू नहीं आ रहा था, उनको बहुत ही लॉस हो रहा था कंपनी को। ड्रिवन बाय द डिज़ायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू, ऑफिशियल्स फिक्स्ड टू हाई अ रेवेन्यू डिमांड। अब कंपनी जो है मतलब उन्होंने कल्टिवेटर्स को तो बोल दिया कि भाई आपको हमें ज़्यादा रेवेन्यू देना है, ये वो। अब जैसे जैसे वो कल्टिवेटर्स उनको रेवेन्यू देते तो उनकी डिमांड, जो कंपनी की डिमांड थी, वो थोड़ी और हाई होती जाती थी। तो इसकी वजह से जो कल्टिवेटर्स होते थे वो भी परेशान हो गए थे, क्योंकि जो कंपनी है वो बार बार उनकी जो प्राइस होती है रेवेन्यू की वो मतलब बढ़ाते जाते थे। पीजेंट्स वेर अनेबल टू पे, और जो पीजेंट्स होते थे, जो राइट्स होते थे, वो उनको वो उनको पे नहीं कर सकते थे उतनी हाई रेवेन्यू। राइट्स फ्लेड द कंट्री साइड, और जो राइट्स थे, जो कल्टिवेटर्स थे, वो मतलब गांव की ओर फिर चल दिए थे। एंड विलेजेस बिकम डेजर्टेड इन मैनी रीजन्स, और जो गांव थे वहाँ पर वो मतलब एकदम रेगिस्तान जैसे बन गए थे। ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स हैड इमेजिन दैट द न्यू सिस्टम वुड ट्रांसफॉर्म इन द पीजेंट्स इनटू रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर्स, बट दिस डिड नॉट हैपन। तो कंपनी के ऑफिशियल्स ने फिर ये इमेजिन किया कि भाई हम तो मतलब चाहते थे कि भाई हमें तो कोई अच्छे से अच्छा मतलब ये रेवेन्यू आएगा कल्टीवेटर के पास से, लेकिन ये कुछ यहाँ पर हुआ नहीं, लेकिन ये पूरा गलत हो गया। देन उसके बाद है क्रॉप्स फॉर यूरोप। अब यहाँ पर जो देखते अंदर क्या लिखा है क्रॉप्स फॉर यूरोप में, द ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू, इट कुड ऑल्सो ग्रो द क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर जो है, जो यूरोप कंट्री है वो मतलब कहती थी कि भाई हमें जो है वो क्रॉप्स मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि जो कल्टीवेटर्स है वो तो कुछ क्रॉप्स उगाने से रहे, मतलब वो कुछ करते नहीं थे लैंड में। तो कंपनी ने ये कहा कि भाई अब हम जो कहेंगे वो आपको मतलब क्रॉप्स करने होंगे, और जो मतलब यहाँ पर लिखा है इट कुड ऑल्सो ग्रो द क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर। तो यूरोप जो कंट्री थी उनको भी कुछ क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट होती थी, तो ब्रिटिश कंपनी चाहती थी कि जो यूरोप की रिक्वायरमेंट है क्रॉप्स की वो हम यहाँ पर प्लांट करेंगे। And by the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. तो by 18th century मतलब 18th century के लास्ट में कंपनी was trying its best। तो कंपनी जो है वो अपना बेस्ट करती थी, और वो अपना जो कल्टीवेशन था वो बहुत ही एक्सपांड करना चाहती थी। और उन्होंने वहाँ पर क्या कल्टीवेट किया, सबसे पहले वहाँ पर कल्टीवेट किया ओपियम। ओपियम का मतलब होता है अफीम, और दूसरा है इंडिगो। इंडिगो मीन्स जो डाई आती है ना कपड़े को करने की, उसे हम इंडिगो कहते हैं। इन द सेंचुरी एंड हाफ दैट फॉलोड द ब्रिटिश परस्यूडेड और फोर्स्ड कल्टीवेटर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स। तो इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को मतलब इंडियन के जो कल्टीवेटर्स थे उनको और भी मतलब यहाँ पर क्रॉप्स लगाने को कहे, जैसे कि जूट इन बंगाल, टी इन आसाम, शुगर केन इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस जिसे हम अभी यूपी उत्तर प्रदेश कहते हैं, व्हीट इन पंजाब, कॉटन इन मद्रास एंड पंजाब एंड राइस इन मद्रास। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि ये शायद मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो ब्रिटिशर्स ने इंडियन कल्टीवेटर्स को कहा था कि आपको ये करना है डिपेंडिंग अपॉन द एरियाज। हाउ वॉज दिस डन? अब ये कैसे हो सकता है? द ब्रिटिश यूज्ड अ वेराइटी ऑफ मेथड्स टू एक्सपांड द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स दैट दे नीडेड। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो तो अपना कल्टीवेशन जो था वो मतलब एक्सपांड करना चाहती थी क्रॉप्स का, ठीक है। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द स्टोरी ऑफ वन सच क्रॉप, वन सच मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर एक नीचे कुछ स्टोरी लिखी गई है जिसका क्रॉप्स के बारे में, वो कैसे क्रॉप्स वहाँ पर प्रोडक्शन करती थी ये वो। डज कलर हैव अ हिस्ट्री? तो यहाँ पर एक स्टोरी लिखी है। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, देख सकते हो। यहाँ पर पिक्चर 1 एंड पिक्चर 2 है। तो जो पहली पिक्चर है इट इज़ अ कलमकारी प्रिंट, 20th सेंचुरी की ये पेंटिंग है, मतलब ये कमलकारी प्रिंट है। और दूसरी जो पेंटिंग है ये ब्लू कलर की, इट इज़ अ मोरिस कॉटन प्रिंट, लेट 19th सेंचुरी इंग्लैंड। ये जो पेंटिंग है दैट इज़ ऑफ मोरिस कॉटन प्रिंट, जो 19th सेंचुरी के लेट में बनी थी इंग्लैंड में। तो देखते हैं ये पेंटिंग के बारे में क्या कहा गया है यहाँ पे। फिगर 5 एंड 6 आर 2 इमेजेस ऑफ कॉटन प्रिंट्स। यहाँ पर जो ये 2 प्रिंट्स दी गई है दैट इज़ ऑफ कॉटन प्रिंट,
The image on the left, that is figure 5, it shows a kalamkari print created by weavers of Andhra Pradesh in India. तो ये जो फिगर 5 है ये कुछ वीवर्स थे आंध्र प्रदेश के, उन्होंने ये मतलब ये पूरा प्रिंट किया था. ऑन द राइट इज़ द फ्लोरल कॉटन प्रिंट डिज़ाइंड एंड प्रोड्यूस्ड बाय विलियम मॉरिस, अ फेमस पोएट एंड आर्टिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटेन. और यहाँ पर जी ये जो ब्लू कलर की देख रहे हो ये एक ब्रिटेन का जो एक था विलियम मॉरिस करके, उसने ये मतलब पूरी प्रिंट बनवाई थी. एंड ही वाज अ फेमस पोएट एंड आर्टिस्ट टू. और ये एक मतलब पूरी फ्लोरल कॉटन प्रिंट थी, उसने पूरी डिज़ाइन की थी और उसे प्रोड्यूस किया था, जिसको उसने अपना ही नाम दे दिया मॉरिस कॉटन प्रिंट. देन वी हैव 1 minute. ओके, देर इज़ वन थिंग कॉमन इन द टू प्रिंट. ये दोनों में एक चीज़ कॉमन है, बोथ यूज़ अ रिच ब्लू कलर. अब ये दोनों प्रिंट में ब्लू कलर का यूज़ हुआ है, कॉमनली कॉल्ड इंडिगो, जिसे हम इंडिगो कलर कहते हैं. डू यू नो हाउ दिस कलर वॉज प्रोड्यूस? तो क्या आप जानते हैं कि यह कलर कैसे प्रोड्यूस होता है? द ब्लू दैट यू सी इन दिस प्रिंट्स वॉज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इंडिगो. अब ये जो ब्लू कलर है वो कैसे प्रोड्यूस हुआ है? एक प्लांट आता है जिसे हम इंडिगो प्लांट कहते हैं, वहाँ से ये कलर प्रोड्यूस होता है. एंड इट इज़ लाइकली दैट ब्लू डाई यूज्ड इन द मॉरिस प्रिंट इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन वॉज मैन्युफैक्चर फ्रॉम इंडिगो प्लांट्स कल्टिवेटेड इन इंडिया. और जो ये मॉरिस है उसने जो अपनी मॉरिस प्रिंट बनाई थी 19th सेंचुरी में, राइट, तो उसने भी मतलब ये इंडिगो कलर का ही यूज़ किया था जो इंडिया में कल्टिवेट किया गया था. एंड फॉर इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम. और इंडिया जो है वो सबसे बड़ा सप्लायर था इंडिगो का, मतलब उस टाइम पे. एंड वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? अब इंडियन का जो ये इंडिगो था वो उसकी इतनी डिमांड क्यों थी? द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरीली इन द ट्रॉपिक्स. तो जो ये इंडिगो प्लांट है वो ट्रॉपिक्स में मतलब ग्रो होते थे. एंड बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वॉज बीइंग यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स इन इटली. और 13th सेंचुरी में ये जो इंडिगो है, इंडियन इंडिगो, वो मतलब कपड़ों के मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होती थी, उनके डाइंग के लिए यूज़ होती थी फ्रेंच और ब्रिटेन में. हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडिगो रीच्ड द यूरोप मार्केट एंड इट्स प्राइस वाज वेरी हाई. अब ये क्या था यहाँ पर कि जो इंडिगो जो है इंडियन इंडिगो वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में यूरोप तक पहुँचता था क्योंकि उसकी प्राइस बहुत ही हाई थी. यूरोपियन क्लोथ्स मैन्युफैक्चरर देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड वुड टू मेक वायलेट एंड ब्लू डाइज. तो इसकी वजह से जो यूरोपियंस के जो क्लोथ मैन्युफैक्चरर थे उनको दूसरे प्लांट पे भी मतलब क्या कहते हैं वो डिपेंड रहना पड़ता था. और वो जो दूसरा प्लांट था वो था वुड, जिससे हम वायलेट और ब्लू डाई भी बना सकते हैं. एंड बीइंग ए प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन्स वुड वाज मोर इजीली अवेलेबल इन यूरोप. अब ये जो वुड है वो मतलब टेम्परेट जोन की वजह से यूरोप में वो इजीली अवेलेबल हो जाता था, मतलब ठंड की वजह से. एंड इट वाज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली, साउदर्न फ्रांस एंड इन पार्ट्स ऑफ जर्मनी. तो ये जो वुड का पेड़ है वो कहाँ कहाँ पर मतलब ग्रो करता था? इट वाज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली, सदर्न फ्रांस एंड इन पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन. तो ये नाम याद रखना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, कहाँ कहाँ मतलब वुड ट्री ग्रो होता था. एंड वरीड बाय द कॉम्पिटिशन फ्रॉम द इंडिगो वुड प्रोड्यूसर्स इन यूरोप प्रेशराइज देयर गवर्नमेंट्स टू बैन द इम्पोर्ट्स ऑफ इंडिगो. अब जैसे कि मतलब जो इंडिगो की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, राइट, लेकिन उसकी जो प्राइस थी वो बहुत ही हाई थी और वुड जो है वो मतलब इजीली वहाँ पर अवेलेबल हो जाता था. तो इसीलिए जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी यूरोप की, उन्होंने मतलब यूरोप के लोगों ने गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया कि आप जो है वो मतलब इंडिगो को मतलब बैन कर दो, उसको हमें यहाँ पर नहीं लाना है. सो क्लोथ डायर्स हाउएवर प्रीफर्ड इंडिगो एज ए डाई. और जो क्लोथ डायर्स थे वो इंडिगो को एक डाई की तरह यूज़ करते थे. इंडिगो प्रोड्यूस हाई रिच ब्लू कलर. और इंडिगो जो है वो मतलब बहुत ही एकदम रिच ब्लू कलर प्रोड्यूस करता था. वेयर एज द डाई फ्रॉम द वुड वॉज पेल एंड डल. और जो वुड का पेड़ होता था उससे जो कलर बनता था, उसकी जो डाई बनती थी वो एकदम कैसी होती थी डाई? पेल एंड डल, मतलब उतना अच्छा नहीं होता था उसका डाई.
And by the 17th century, European cloth producers persuaded their government to relax the ban on indigo import. तो मतलब क्या हुआ कि कुछ देर बाद मतलब 17th सेंचुरी में यूरोपियन ने क्या कहा, यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर्स ने उन्होंने मतलब वहाँ की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, उन्होंने परस्यूड किया कि भाई अब ये आपने जो बैन लगाया हुआ है इंडिगो इंपोर्ट पे वो आप हटा लो और हमें इंडिगो को ख़रीदने दो. द फ्रेंच बिगैन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन सेंट डोमिंगियो इन द कैरिबियन आइलैंड. उसके बाद जो फ्रेंच लोगों ने क्या किया, उन्होंने भी मतलब कल्टिवेटिंग शुरू कर दिया था इंडिगो का. कहाँ पर? सेंट डोमिंगियो में. ये याद रखना 1 पॉइंट के लिए, 1 मार्क्स के लिए ऐसा आ भी सकता है. कहाँ पर? कैरिबियन आइलैंड में. द पोर्चुगीज इन ब्राज़ील, द इंग्लिश इन जमाइका एंड द स्पेनिश इन वेनेजुएला. तो सारे ये सब प्लेसेस है जहाँ पर ये लोगों ने इंडिगो को कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया था. इंडिगो प्लांटेशन ऑल्सो केम अप इन मेनी पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. और इंडिगो का जो प्लांटेशन था वो नॉर्थ अमेरिका के कई सारे मतलब एरियाज़ में भी उसको कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया था. By the end of the 18th century, by the end of the 18th century, the demand for Indian indigo grew further. और 18th सेंचुरी आते आते जो इंडियन इंडिगो है उसकी डिमांड बहुत ही हाई हो गई थी. ब्रिटेन बिगैन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपांडेड ड्रामेटिकली, क्रिएटिंग एन इनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर द क्लोथ डाइज. तो ब्रिटेन ने क्या किया, वहाँ पर अपनी एक पूरी इंडस्ट्री बना ली थी, ठीक है, कॉटन प्रोडक्शन के लिए. और उनका जो एक्सपांड था वो मतलब बढ़ गया था. एंड क्रिएटिंग एन इनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लोथ डाइज. और इसकी वजह से जो कंपनी की जो फैक्ट्रीज थी कॉटन प्रोडक्शन की वो तो बढ़ गई थी, उसके साथ साथ जो क्लोथ की जो डाइज थी उसकी भी डिमांड बढ़ गई थी. वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज. अब जैसे इंडिगो की डिमांड बढ़ी, इट्स एग्जिस्टिंग सप्लाई फ्रॉम द वेस्ट इंडीज़ एंड अमेरिका कोलैप्स फॉर अ वैरायटी ऑफ रीज़न. तो उनका जो मतलब क्या कहते हैं सप्लाईज था वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका की तरफ, वो मतलब पूरा कोलैप्स हो गया, बंद हो गया ड्यू टू सम रीज़न. एंड बिटवीन 1783 एंड 1789 द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ. और मतलब 1783 और 1789 के बीच में जो प्रोडक्शन था इंडिगो का वो मतलब एकदम पूरा हाफ हो गया था. एंड क्लोथ डायर्स इन ब्रिटेन्स नाउ डेस्परेटली लुक्ड फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई. तो मतलब जैसे कि 1783 से 89 तक जो सप्लाई था इसका मतलब वो कुछ हद तक एकदम कम हो गया था. और ब्रिटेन जो था वो मतलब एकदम डेस्परेट हो गया था और वो कुछ नया सोर्सेज ढूंढ रहा था इंडिगो सप्लाई के लिए. एंड फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोड्यूस्ड. और वो फिर सोचने लगे थे कि अब ये जो इंडिगो है अब कहाँ प्रोड्यूस होगा और हम कहाँ से उसको इंपोर्ट करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. आज के लिए हम इतना रखते हैं, राइट. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.